नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की टॉपिक वाइज सीरीज में आज आप लोगों को संघ की कार्यपालिका और प्रमुख संविधान संशोधन और राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ही कराने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, क्वेश्चन एग्ज़ाम के लायक हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संसद में किसी सलाह या परामर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसे आमंत्रित किया जाता है? महान्यायवादी को आमंत्रित किया जाता है संसद में किसी सलाह या परामर्श के लिए। देखिए क्वेश्चन ये एसएससी एग्ज़ाम प्रीवियस एग्जाम एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है किसमें? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में वो सुनवाई कर सकता है। सभी क्वेश्चन ये एसएससी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, देख सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन होता है। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में कौन सर्वोच्च होता है? कैबिनेट सचिव होता है सर्वोच्च, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। मतलब अपनाई गई, कहाँ से अपनाई गई? ये यूएसए के संविधान से अपनाई गई है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि। याद रखिए कहाँ से? यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है, मतलब महाभियोग लगाकर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक की कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति रह भी सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? परंतु इसकी कोई आयु सीमा नहीं, अभी हमने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? यहाँ पे गलत दिया है। कितना वेतन मिलता है? 5 लाख वेतन मिलता है भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा जो होता है उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? किसे देगा दोस्तों? ये उपराष्ट्रपति को देगा। अगर उपराष्ट्रपति देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है। मतलब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है इसे तो कितने माह में भरना चाहिए? 6 माह के अंदर उसे भर लेना चाहिए, मतलब चुनाव हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को? पहले 14 हुआ करते थे, अब केवल जो 12 सदस्य हैं वो केवल राज्यसभा के मनोनीत होते हैं। लोकसभा में मनोनयन की प्रक्रिया खत्म हो गई है, जो पहले एंग्लो इंडियन के सदस्य मनोनीत हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? कौन होता है? जो राष्ट्रपति होता है ये देश की सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है? कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? वायुसेना अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, थल सेना अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही इसकी क्या करते हैं? इसको चयनित करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? अभी हमने बताया ये सभी हैं, लेकिन क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष ये नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिन लागू रह सकता है? ये 6 माह तक लागू रह सकता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई? क्या समय सीमा दी गई है?
6 माह की समय सीमा दी गई है राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन द्वारा नहीं होती है। क्वेश्चन देखो कई टाइप से पूछा है। लोकसभा अध्यक्ष, जैसे चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है। कौन चुना गया है? बाबू राजेंद्र प्रसाद हैं। ये लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयनित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। कौन? नीलम संजीव रेड्डी थे। ये क्या है? एक बार चुनाव हार गए थे, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ था? निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना था। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ये किसी भी पार्टी से नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ था? 1924 में बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित होती है। किसमें निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के समय में उपराष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये भी सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राज्यसभा में आने वाले कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। ये भी सही है। लेकिन जो विकल्प गलत दिया है वो क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, तो राष्ट्रपति के मौलिक कर्तव्य उस व्यक्ति द्वारा निर्वाह किए जाते हैं जिन्हें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मनोनीत करता है। ये सही नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए हैं। कौन थे ऐसे? S राधाकृष्णन थे, जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का द्विसदनीय नागरिक कौन है। कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का द्वितीय नागरिक होता है। द्विसदनीय नहीं, द्वितीय नागरिक कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है किसके द्वारा? संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। किसका होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति सदस्य होता है किसका? याद रखिएगा दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका चुनाव करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति द्वारा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, इसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद धारण कर सकते हैं जब तक कि उनके पास क्या होगा? लोकसभा का विश्वास मत होगा, तब तक भारत में प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। क्या होती है दोस्तों? 25 वर्ष होती है प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम सीमा। याद रखिएगा, ये 25 वर्ष जब होगी जब वो लोकसभा का सदस्य होगा, और राज्यसभा का सदस्य होगा तो उसकी आयु कितनी होगी? उसकी जानते होगी 30 वर्ष होगी, क्योंकि 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य के बनने के लिए न्यूनतम सीमा होती है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय लोकतंत्र में वह सभी में सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन है। कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री जो होता है संसदीय लोकतंत्र में वह सभी में सबसे पहले कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा। फ्रेंड्स, अब योजना आयोग नहीं है, इसकी जगह अब क्या हो गया है? इसकी जगह हो गया अब नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। कौन था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। फ्रेंड्स, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है, तीसरी बार वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा क्या है दोस्तों? इसकी कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम समय तक सेवा की है? कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में संबंधित है। क्या संदर्भित है दोस्तों? मंत्रिपरिषद संदर्भित है 74 और 75 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? किसकी इच्छा से बना रहेगा दोस्तों? ये बना रहेगा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा से अपने पद पर बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो यह त्यागपत्र निम्न में से माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मंत्रिपरिषद का माना जाएगा। पूरा मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों? ये किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? याद रखिएगा, 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होता है? कैबिनेट सचिव होता है जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है। किसकी सिफारिश पर? ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को क्या करता है? उसके पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति जो होता है महान्यायवादी को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? महान्यायवादी होता है देश का प्रथम विधि अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? कौन होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा किस क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना मात्रा में परिवर्तन कर सकता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको परिहार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? कितने समय तक? अनंत काल तक रोक सकता है जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? कितने समय तक? 6 माह तक कार्य कर सकता है, क्योंकि अधिकतम समय 6 माह होता है। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। कौन नियुक्त नहीं किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश भारत का नियुक्त किया जाता है, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है इसका क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? कैसे चुना जाता है दोस्तों? एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के किस शक्तिदान के तहत, किस क्षमादान की शक्ति के तहत दंडादेश की सजा को प्रतिस्थापित करके कम किया जा सकता है? किसके तहत? लघुकरण के द्वारा किसी भी सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार प्राप्त होता है? किसको? भारत का महान्यायवादी होता है। संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर भी उसे संसद में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितनी अवधि तक होता है? कितनी? 6 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष पूरी कर लेगा, इतने वर्ष तक क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी अवधि तक कार्यरत रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं? किसके लिए? लोक लेखा समिति के लिए कार्य करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य सलाहकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करते हैं? किसके लिए? संघ और राज्य सरकार के लिए
ये मुख्य सलाहकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदान सदस्य अपनी प्राथमिकता बचाता है। क्या होता है? सभी मतदान के लिए, मतलब सभी के लिए मतदान। ये क्या होता है? एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में क्या होता है? प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे 3 कैंडिडेट हैं तो पहले को अगर देना चाहते हो तो उसको 1 लिखेगा, दूसरे के आगे 3, इस प्रकार से क्या होता है? स्थान देता है चुनाव में। अब ये क्रिया किसमें होती है? राष्ट्रपति के चुनाव में होती है। अगला क्वेश्चन है कि कानून को लागू करने का अर्थ कार्य किसका कार्य होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करने का कार्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए कितने? 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए और डाले गए मतों का क्या होना चाहिए? बहुमत भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अनुच्छेद 60 संदर्भित है। किससे संदर्भित होता है? ये राष्ट्रपति की शपथ से संदर्भित होता है, संविधान का अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अब देखते हैं संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण प्रश्नावली जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अब देखते हैं आपात उपबंध एवं संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? किस राज्य में दोस्तों? जम्मू कश्मीर में अब तक सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कितनी अवधि में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए गए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत के लिए संसद के समक्ष रखता है? कितने माह में, कितने दिन में? 1 माह के अंदर जो होता है राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत के लिए संसद के समक्ष रखता है 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति केवल लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? किसके कहने पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? कौन सा होता है? जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती हैं आपातकाल के दौरान ये क्या होती हैं? निलंबित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल कि किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विद्रोह हों? उन्हें क्या कहते हैं? युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? किसके जोड़े का? जो एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार है, यही क्या है? सही मिलान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल लागू करता है और राज्य को संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित कर देता है? किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है? राज्य में आपातकाल लागू होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल की घोषणा करता है? अभी हमने बताया था अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा गया है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब क्या होता है? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तभी राष्ट्रपति शासन राज्य पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद
356 के तहत अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो बिना संसद के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है? कितने माह तक? 6 माह तक लागू रह सकता है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद चुनाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य आपातकाल की घोषणा की स्थिति में इस प्रत्येक के बाद संसदीय अनुमोदन कर सकती है। कितने? 6 माह। प्रत्येक 6 माह के बाद क्या होता है? संसदीय अनुमोदन कर सकती है राज्य के आपातकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा लागू की जा सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? किसके तहत? अनुच्छेद 360 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो होता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया? याद रखिएगा, जो वित्तीय आपातकाल है भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? मतलब कभी नहीं, अभी भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक को किसके विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है? किसके विचार के लिए? राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जाता है वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 368 संदर्भित है किससे? ये संशोधन प्रक्रिया से संदर्भित है, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये किससे शुरू की जा सकती है? ये संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किसके बहुमत द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? सिर्फ संसद द्वारा क्या होता है? इसमें क्या होता है? बहुमत पारित किया जाता है संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष में किया गया था? दोनों 1991 में होते प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन भी हुआ था, जिसके तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। सभी हुए थे 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1951 में किया गया था भारत में प्रथम संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न संवैधानिक संशोधनों में से किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? किसे? जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? कौन सा है? जो 86वां संविधान संशोधन है, ये क्या है? आरंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? कौन सा है? जो 52वां संविधान संशोधन है, ये क्या होता है? विधानसभा और संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में किसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है? किसमें? संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सभी में हो सकता है, लेकिन जो दिए हैं इनमें संशोधन नहीं हो सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है अब तक? कितनी बार दोस्तों किया है? 3 बार अभी तक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के आपातकाल को केवल एक बार लागू किया गया है? किस प्रकार के? आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल जो है केवल एक बार लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किस अवधि में 352 के तहत आंतरिक आपातकाल के आधार पर आपातकाल लागू हुआ था?
कब? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक क्या हुआ था? इसमें आपातकाल लागू हुआ था अनुच्छेद 352 के तहत। किसके? आंतरिक आपातकाल। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीचे दिए गए मामलों में संविधान संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 के द्वारा ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है? किसका? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं इनका संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? फ्रेंड्स, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। वित्तीय आपातकाल कितने दिन लागू रह सकता है, कितने दिन नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो सबको पता होगा 3 प्रकार के आपातकाल का, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति रखता है कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की रखता है, अभी हमने बताया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार किसको है? किसको है? जो राष्ट्रपति होता है इसको क्या होता है? आपातकाल की उद्घोषणा करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के किस समुच्चय के तहत आपातकाल का प्रावधान किया गया? किसके तहत? 3 अनुच्छेद में 352, 356 और 360। 352 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल, 3 में होता है राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, 360 में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कि युद्ध या बाह्य मतलब भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को बाहरी आक्रमण या विश्व मतलब सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 352 के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के समय भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन था? उसमें फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया था? कब? 1975 में आंतरिक अशांति के कारण क्या हुआ था? राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है? कौन निलंबित हो जाता है? जो मूल अधिकार हैं। जब 352 लगता है तब क्या होता है? ये सभी निलंबित हो जाते हैं। कौन? मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी से कहते हैं, किससे संबंधित है? जो 101वां संविधान संशोधन है इसमें वस्तु एवं सेवा कर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जाता है? किसके द्वारा? अनुच्छेद 356 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है संविधान में संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल उद्घोषित करता है तो इस घोषणा को संसद द्वारा कितने 1 माह के भीतर मंजूरी देनी होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत संसद में क्या 1 माह के भीतर ही अनुमोदन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा कराए कोई क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।